अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 10 का ये लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने एक गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करना है और इसकी टाइप्स को डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं डेफिनेशन की हेडिंग से। हमने मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस को डिस्कस करना है, तो इसी तरह से आप थोड़ी सी वेरिएशन के साथ लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए भी मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन और डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में गैस के हवाले से मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया गया है तो हम भी अपने लेक्चर में गैस को ही रेफर करेंगे। स्टूडेंट्स, तो डिफाइन करना हमने डिफाइन करने के लिए ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करें। मोलर स्पेसिफिक हीट, अब मोलर का वर्ड इंडिकेट करता है कि इस हीट का ताल्लुक जो है वो एक मोल के साथ है। मोलर समथिंग रिलेटेड टू वन मोल। तो बच्चे, इसका मतलब है कि जो गैस की हम क्वांटिटी ले रहे हैं वो 1 मोल लेनी है। कोई एक गैस हमने ले ली, स्पेसिफिक गैस, तो उसकी कितनी अमाउंट ली? 1 मोल ऑफ गैस वो हमने चूज़ कर लिया। अब इसके साथ करना क्या है, इस गैस का हमने टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है। 1 मोल गैस का ले लिया, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ लाना है। अब 1 केल्विन इंक्रीज़ लाने के लिए ज़ाहिरी बात है आप उस गैस को हीट दोगे, उसको हीट अप करोगे। तो 1 मोल गैस, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ लाने के लिए जो आप हीट प्रोवाइड करते हो, जो हीट आप देते हो, दैट इज़ नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक गैस। अगरचे तमाम गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में वीक ही होती हैं, लेकिन गैसेस के साथ आप कंपेयर करें तो कुछ गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा गैस टू गैस वेरी कर जाती है। मैथमेटिकल फॉर्म हमने डिस्कस करनी है। अब कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं जो आमतौर पर सर्दियों में आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, वहाँ से आप मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो आसानी से समझ लेंगे। अब हम वाटर को एग्जांपल ले लेते हैं और वाटर को एग्जांपल के तौर पे लेके ज़रा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। पहले बच्चे, आपने थोड़ा सा पानी ले लिया, मिसाल के तौर पे 1 कप आपने पानी ले लिया है। अब इस कप का आपने टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 चले केल्विन की बात कर लेते हैं, 1 केल्विन आपने इंक्रीज़ लाना है। इसके मुकाबले में अब आपके पास एक पूरा जग है बहुत बड़ा जो पानी से भरा हुआ है, इसका भी टेम्परेचर आपने 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है। अब आप अपने आप से पूछो कि थोड़े पानी का जो केल्विन 1 डिग्री केल्विन का इंक्रीज़ लाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा या ज़्यादा वाटर का 1 केल्विन इंक्रीज़ लाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा? तो साफ बात है कि जहाँ वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, जहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ पे 1 डिग्री का राइज लाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। तो हम फिर कह सकते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, हीट एब्जॉर्ब जिसको डेल्टा क्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हीट एब्जॉर्ब फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सब्सटेंस के अमाउंट यानी नंबर ऑफ मोल्स के। तो जितनी किसी सब्सटेंस की अमाउंट ज़्यादा होगी, 1 डिग्री का या 1 केल्विन का चेंज लाने के लिए उसे उतना ही ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। फिर अब हम क्या करते हैं कि हम अमाउंट फिक्स कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे दोनों मौक़ों पे, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में आपके पास एक गिलास में वो वाटर है, दोनों तरफ इक्वल वाटर है। 1 kg कह लो अगर आप क्वांटिटेटिव बात करना चाहते हो, तो दोनों तरफ या ग्राम्स में ले लो। लेट्स से कि इधर 0.5 kg है, दूसरे कंटेनर में भी 0.5 kg वाटर मौजूद है। तो अमाउंट आपकी बार सेम, ऊपर वाले केस में क्या था, टेम्परेचर सेम रखा हमने और अमाउंट अलग करके देखा कि हीट एब्जॉर्ब और अमाउंट का क्या रिलेशनशिप है। आपकी बार हम अमाउंट सेम ले रहे हैं और टेम्परेचर डिफरेंट करके हम देखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो अमाउंट दोनों कंटेनर्स में सेम है। एक कंटेनर में आपने उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ लाना है, 10 केल्विन का आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ लाना है। दूसरे में आपने 50 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज़ लेके आना है। तो ज़ाहिर बात है जहाँ आपको टेम्परेचर ज़्यादा चेंज लेके आना है, टेम्परेचर का ज़्यादा चेंज लेके आना है, वहाँ आपके
वहाँ आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप चेंज करना चाहते हो उतना ही आपको हीट करना पड़ेगा। तो अब दोनों एक्सप्रेशंस में डेल्टा क्यू जो है वो एक बार लिख लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी भी एक बार हो जाएगा, और एन और डेल्टा टी दोनों ही न्यूमरेटर में यानी दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कंबाइन हो जाएंगे। तो दोनों को कंबाइन कर लें तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी, और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं तो आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। और इस केस में जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं दैट इज सी एम। जब हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे सी एम जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो डिफरेंट मौक़ों पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को स्पेशल नेम्स भी देते हैं। इस केस में भी ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी एम है इसका एक ख़ास नाम है दैट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट। जी हाँ बच्चे, इस इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन में जो सी एम है दैट इज़ नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसमें जो नीचे एम लगा हुआ ना ये मोलर को इंडिकेट करता है। तो सी एम मोलर स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ से सी एम को अलग करना हो तो एन को दूसरी तरफ लेके जाओ, डेल्टा टी को दूसरी तरफ लेके जाओ, तो सी एम इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एन डेल्टा टी। ये आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी किसके बच्चे, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब जहाँ तक बात एसआई यूनिट की है तो यूनिट कैसे निकालते हैं किसी क्वांटिटी का। जैसे यहाँ पे सी एम का यूनिट निकालना है तो राइट हैंड साइड पे जितने फैक्टर्स हैं सबके यूनिट्स पुट कर दो। डेल्टा क्यू हीट है, हीट में चेंज है तो हीट का यूनिट हम जाउल्स लेते हैं। एन अमाउंट यानी मोल्स हैं तो एन की जगह आ जाएगा मोल बचे। और इसी तरह डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, ऐसा यूनिट की बात करें तो केल्विन लेंगे। तो जब मोल और केल्विन को ऊपर लेके जाओगे तो दोनों इन्वर्स हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो यानी जाउल्स पर मोल पर केल्विन इसका एसआई यूनिट बन जाए। तो ये था स्टूडेंट्स इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और एसआई यूनिट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट की टाइप्स को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। बच्चे, एक गैस के लिए आप हीट निकाल रहे हो मोलर स्पेसिफिक हीट, और आप कह रहे हो कि आपने 1 मोल गैस का लिया है, उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट का ताल्लुक ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए नहीं हो सकता। पीछे बच गई 2 चीज़ें, वॉल्यूम और प्रेशर। तो अब आप दोनों को बारी बारी कांस्टेंट करोगे तो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट की 2 टाइप्स आ जाएंगी। जब आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हो बच्चे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट, और सी वी से इंडिकेट करते हैं, नीचे जो वी लगा है वो वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। फिर इसी तरह से जब आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करोगे, डिटरमिन करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फिर ये जो टाइप है ये कहलाएगी कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट, और सी पी से इसको इंडिकेट करें। जहाँ तक इनको डिफाइन करने की बात है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मोलर स्पेसिफिक हीट्स को, तो है तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट है ना बच्चे। मोलर स्पेसिफिक हीट एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम एक बार कांस्टेंट प्रेशर। तो जो डेफिनेशन मोलर स्पेसिफिक हीट के ऊपर हमने लिखी और समझी, नीचे भी वही डेफिनेशन आ जाएगी, सिर्फ 2-3 लफ्ज़ों का इजाफा हो जाएगा। क्या कांस्टेंट वॉल्यूम वाली अगर मोलर स्पेसिफिक हीट है तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखेंगे और आगे लिख देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बन जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट। इसी तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिख देंगे और आगे हम लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फिर ये बन जाएगी कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट, जैसा कि नीचे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये अमाउंट है हीट की जो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिक्वायर्ड है। तो देखा डेफिनेशन वही है लेकिन ये इजाफा हो गया वाइल कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे चूँकि फिर आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कहलाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंटेनर में जब हम हीट करने जा रहे हैं गैस को तो उसका वॉल्यूम जो है वो कैसे हम कांस्टेंट रखेंगे, जबकि हमें पता है कि जो टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो हम कैसे वॉल्यूम कांस्टेंट रख लेंगे।
तो बच्चे इसके लिए करते यूँ है कि जो कंटेनर है उसमें जो हमने पिस्टन लगा रखा है, आपकी बुक में जो कि पिस्टन का जिक्र हुआ तो मैंने भी यहाँ पे कर लिया। तो जो पिस्टन हम लगा रखा है कंटेनर में, उस पिस्टन को हम फिक्स कर लेंगे पिन लगा के, यानी पिस्टन को हम बना लेंगे इमूवेबल। अब की बार आप गैस को जब आप हीट दोगे तो जितनी आप हीट दोगे वो सारी की सारी हीट गैस मालिक्यूल्स को मिलेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बेचारे पागलों की तरह आपस में और कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते रहेंगे, लेकिन एक्सपेंशन नहीं होगी, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पिस्टन था उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा तो गैस की एक्सपेंशन नहीं हो रही, तो इस तरह से वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो आप ज़रा देखें एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ें लिखी हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। कैसे? जब आप पिस्टन को फिक्स कर लोगे, इस सूरत में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और जितनी आप हीट दोगे तो वो तमाम की तमाम हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल हो जाती है। गैस के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, जितनी हीट दी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगी। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर रहा, पिस्टन इमूवेबल है। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, इसकी डायग्राम को देखते हैं। तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि फ्लेम है नीचे, हीट देंगे, कंडक्टर यानी कंटेनर की कम से कम बेस तो कंडक्टर होनी चाहिए ना। अगर इंसुलेटर है तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होगी, तो एटलीस्ट बेस उसकी कंडक्टर होनी चाहिए। फिर जो पिस्टन है, पिन लगा के आपने उसको फिक्स कर देना है ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। मैथमेटिकल फॉर्म वही फार्मूला जो जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला क्या था? डेल्टा क्यू इक्वल्स सी एम एन डेल्टा टी। लेकिन हमने क्या किया, सी एम में एम हटा के उसकी जगह वी लिख दिया, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी, और इधर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसके नीचे भी, डेल्टा क्यू के नीचे भी वी लगा देंगे। एन और डेल्टा टी के नीचे हम वी नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि एन भी कांस्टेंट और डेल्टा टी भी कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट है भाई? एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आपने तय कर दिया कि मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए आप गैस का 1 मोल लोगे, तो इसका मतलब है कि अमाउंट कांस्टेंट होगी। और आपने ये भी तय कर लिया कि मोलर स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो 1 केल्विन का इंक्रीज लेके आएगी। तो जो 1 केल्विन आपने स्पेसिफाई कर लिया, इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी भी कांस्टेंट हो गया। तो एन और डेल्टा टी चूँकि कांस्टेंट है तो मीन्स इनके नीचे वी नहीं लगेगा। अब इसके बाद है बच्चे, मोलर स्पेसिफिक हीट जो हमने मेजर करनी है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट। देखें डेफिनेशन बेसिक वही है कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर रिक्वायर्ड है। तो हम इसको कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। अब यहाँ पे फिर सवाल पैदा होता है कि गैस का प्रेशर जो है वो कैसे कांस्टेंट रखना है। तो बच्चे जब ऊपर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे थे ना, तो वहाँ हमने गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, और अब जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि गैस के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या कोई और एक्सटर्नल प्रेशर हो। तो कांस्टेंट प्रेशर रखने का मतलब है कि गैस को आपने जब हीट करना है तो आप उसको अलाउ करो कि वो एक्सपेंड करे, लेकिन इस एक्सपेंशन के दौरान उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, गैस के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है। और जब हम कह रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस का अपना वॉल्यूम था। और जब हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। और यहाँ पे चूँकि गैस को आप अलाउ करेंगे वो एक्सपेंड कर जाए एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए आप गैस को अलाउ करोगे कि वो एक्सपेंड कर जाए, तो जो आप मोलर स्पेसिफिक हीट निकालोगे वो कहलाएगी कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये आप ऐसा कर सकते हो कि आप पिस्टन को मूवेबल बना दो, जैसे पहले केस में इमूवेबल रखा था। अब की बार आप गैस के कंटेनर पे जो पिस्टन है, पिस्टन को मूवेबल करवा दोगे, तो जब आप गैस को हीट दोगे तो जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, और साथ ही एक और काम होगा कि गैस एक्सपेंड करेगी और पिस्टन को अपवर्ड मूव करेगी। जो प्रेशर है एक्सटर्नल वो कांस्टेंट रहेगा अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैं दोनों सूरतों में आपको बता चुका
कि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके लिए हमने पिस्टन को फिक्स कर लिया था। जब हम कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो इस सूरत में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि इस केस में जो सिस्टम है उसने वर्क डन किया। अब यहाँ पे वर्क डन हुआ है, सिस्टम यानी गैस ने वर्क डन किया। किसके ऊपर बच्चे? वर्क किया उसने पिस्टन के ऊपर। आपको डायग्राम में ये वर्क डन नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी, और जब आपने हीट किया तो पिस्टन जो है वो ऊपर जा चुका एक नई पोजीशन पे, तो एक डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है। ये आप ये देख लो कि वॉल्यूम में चेंज आया है। पहले वॉल्यूम कोई और था, अब चूंकि गैस एक्सपेंड कर चुकी है तो अब वॉल्यूम जो है वो और है। तो जब बच्चे वॉल्यूम में चेंज आ जाए ना, जब भी वॉल्यूम में चेंज आएगा, याद रखिए वहाँ पे वर्क डन हमेशा होगा, हमेशा वर्क डन होगा। लेकिन जब वॉल्यूम में चेंज नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क डन नहीं होता, और जब वॉल्यूम में चेंज आए तो वर्क डन होता है। क्यों? क्योंकि थर्मोफिजिक्स में इन टर्म्स ऑफ गैसेस जो वर्क डन है उसका फार्मूला है P इंटू डेल्टा वी। जो वर्क डन है दैट इज P इंटू डेल्टा वी। चैप्टर 4 में जो आपने वर्क डन लिया था वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट था, कि फोर्स को जब आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो वर्क डन निकलता था। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इन टर्म्स ऑफ गैसेस जो वर्क डन है वो P इंटू डेल्टा वी है। तो बच्चे जब डेल्टा वी होगा तो प्रेशर तो है ही है, अगरचे हम कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं लेकिन प्रेशर की अमाउंट तो मौजूद है, प्रेशर तो ज़ीरो नहीं है। तो P की तो वैल्यू है, साथ जब डेल्टा V की भी वैल्यू होगी तो वर्क डन निकल आएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो है। जब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेल्टा V ज़ीरो होगा, तो वर्क डन जो है वो भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो निकल आएगा। तो ऊपर जो हमने बात की है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें गैस जो है वो सराउंडिंग्स के ऊपर वर्क डन नहीं करती। लेकिन ये जो नीचे वाला केस है, द मोलर कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें वर्क डन होता है, क्योंकि जो गैस है वो एक्सपेंड करती है, सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करता है, तो देयर इज वर्क डन ड्यू टू चेंज इन डेल्टा वी। मैथमेटिकल फॉर्म निकालें बच्चे तो वही जनरल फार्मूला मोलर स्पेसिफिक हीट का, लेकिन अब की बात चूँकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मैयर हम करें और कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें, तो नीचे सबस्क्रिप्ट P लग जाएगा, डेल्टा QP हो जाएगा, और ये CP N और डेल्टा T में नीचे सबस्क्रिप्ट नहीं लगेगा। क्यों? ये ऑलरेडी मैं ऊपर वजाहत कर चुका हूँ। तो ये था स्टूडेंट्स मोलर स्पेसिफिक हीट का टॉपिक। को क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में CP और CV का जो इंटर रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।